सो हेलो। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो आज हमको जो नया टॉपिक पढ़ना है दैट इज का जिसकी वजह से हमको पता चलेगा पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, सो आज हमको पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। पार्टिकल नेचर के दो प्रूफ्स थे। ठीक है, दो प्रूफ्स कौन कौन से? फर्स्ट प्रूफ वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and second one was the black body radiations, black body radiation। इन दो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमको पता चला था कि जो लाइट होती है, जो ईएमआर होती है, दैट इज नॉट ओनली कंसिस्टिंग ऑफ द वेव नेचर बट इट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टुडे एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहले आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम डालू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है हमको कि फोटो का मतलब होता है लाइट एंड इलेक्ट्रिक इज समवट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? समवट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इफेक्ट तो तीन वर्ड से मिलकर बना है। सो अगर शॉर्ट में इसको समराइज किया जाए तो इसका मतलब है कि लाइट का यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करवाए। जनरेट बोलना गलत होगा, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हमने एमिट करवाए हैं किसी मेटल सरफेस से। सो इस एक्सपेरिमेंट में ओवरऑल हुआ क्या था, पहले उसको देखते हैं, फिर बाद में ढंग से इसे समझेंगे। ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स। अच्छा हाँ, बाय द वे ये एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, and for that thing he got the Nobel Prize. Okay, so इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? 1827 के अंदर हेनरिच हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया था। ठीक है, इन 1887 हेनरिच हर्ट्ज परफॉर्म अ वेरी यूजफुल एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया था यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सरफेस ऑफ मेटल। उसी का एक फर्दर कॉन्टिन्यूएशन टाइप का यूजिंग लाइट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, हैव अ लुक। एक क्वार्ट्ज विंडो जहां से लाइट आ सकती है, ठीक है, दिस इज द क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास ही होता है, सिलिकॉन बेस्ड ग्लास होता है। एक सील ट्यूब थी, इस साइड में एक डिटेक्टर था जो कि एक हाई वोल्टेज से अटैच था। यहां पे एक मेटल की शीट थी और इस पूरे सिस्टम के अंदर एक छोटा सा वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप इस सेटअप के अंदर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने के लिए था। जैसे हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, कैथोड एक्सपेरिमेंट में वेरी लो प्रेशर यूज हुआ था, तो उसी तरीके से प्रेशर को बहुत कम करने के लिए हमने यूज किया था इसका। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल था। और इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, एक लाइट हमने इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की थी और इस मेटल सरफेस के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। ठीक है, क्या हुआ था? लाइट हमने सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की थी और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये लाइट की वजह से निकला है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रेवल करता है? ऑब्वियसली माइनस चार्ज से जनरेट होके प्लस चार्ज की तरफ आएगा। सो मोटा मोटा इस एक्सपेरिमेंट में यही था। उन्होंने क्या यूज किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट का यूज करके मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराया। यही सेम प्रिंसिपल आजकल हमारे सोलर पैनल्स में यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो पहली ऑब्जर्वेशन जो थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की,
दैट वाज कि इलेक्ट्रॉन निकलने और लाइट इरेडिएट होने के बीच में कोई टाइम लैग नहीं था। कहने का मतलब जैसे ही लाइट इरेडिएट हुई थी, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकला था। देयर वाज नो टाइम लैग। ओके, सो पहला ऑब्जर्वेशन इसका यही था, देयर इज नो टाइम लैग in irradiation of light and emission of इलेक्ट्रॉन या प्रोटो इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, ये पहली ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, इस लाइट की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, लाइट की बेसिकली प्रॉपर्टीज में क्या थी, हम लोगों ने या यूं बोले कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था, ओके, जब इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया था तो करंट इंक्रीज हुआ था। ओके, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हुई थी, हमारा करंट इंक्रीज हुआ था। अब करंट जो होता है वो एक फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज पार्टिकल्स का। तो जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतना ही होता है करंट, राइट, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। तो यहां से हमको पता चला कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड को इफेक्ट करती है। कैसे करती है, इंटेंसिटी is directly proportional to number of photoelectrons emitted. Okay, number of photoelectron emitted. जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। ठीक है, समझ में आया? बेसिकली इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा पोर्शन इसके अंदर ले, सपोज करो इन दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है, मुझे ई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए यहां सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दोनों ही सरफेसेस को। ठीक है, अब मैंने बोला इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, सेम एनर्जी इन ग्रेटर एरिया, और कम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, सेम एनर्जी इन लोअर एरिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं अगर हमारे पास इंटेंसिटी ज्यादा हो। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलें। ठीक, थर्ड चीज जो हमारी ऑब्जर्वेशंस में था, ठीक है, लिख लिया ये, मुझे इरेज करना है, ऊपर का पॉइंट बताना पड़ेगा। मैं ये इरेज कर दूं सेटअप? ओके, थर्ड पॉइंट जो था दैट वाज अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट्स का यूज किया था उन्होंने। सपोज रेड लाइट यूज की, देन येलो लाइट यूज की, देन ब्लू लाइट यूज की। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप की रेडिएशन का यूज किया था, या बेटर बोले तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का यूज किया था लाइट। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमने क्या किया है, ईएमआर की पावर बढ़ाई है, या ईएमआर की एनर्जी बढ़ाई है, या फिर बेटर बोले तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाई है उस लाइट के अंदर जो प्रेजेंट था। बट हमने एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं डाला था। इसीलिए हमारे पास जो इजेक्शन रेट था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, वो डिपेंड ही नहीं किया था फ्रीक्वेंसी को।
तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंड किया, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा जो उन्होंने किया था वो कुछ ऐसा। नेक्स्ट से दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स। फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलने का रेट एक टाइप से इसमें। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज कि जैसे जैसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, कम से ज्यादा की ओर गए, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, और बाद में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आई जहां से ये स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अटेन करने के बाद स्टार्ट होता है, यही ऑब्जर्वेशन थी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन स्टार्ट हुआ, इसका ही हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी का हमने क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। व्हाट इज म्यू नॉट, द मिनिमम वैल्यू of frequency required to start the photoelectric effect. ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो थी दैट वाज अबाउट द वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या, वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय साई। इट्स नथिंग बट, हर मेटल के अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट h टाइम्स म्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी। ठीक है, हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है। इसका कहने का मतलब हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है। ओके, लेट्स से कोई मेटल ए है, उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, और कोई मेटल बी है जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है, सो जो लोअर वाला म्यू नॉट है वो काम नहीं करता सेकंड वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी स्टार्ट होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन हो जाएगी, राइट। आगे चले, चलो यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब एक सवाल उठता है छोटा सा, सर आपने ये तो बता दिया कि फोटो ओके, मुझे इससे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने वर्क फंक्शन इधर लिखा हुआ है, इससे मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स लिखना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स। ठीक है, अब एक सवाल उठता है छोटा सा, सवाल क्या है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका क्या, फ्रीक्वेंसी जो हमने देना स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर स्टार्ट तो हो गया एमिशन, चलो, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊं तो उससे चेंज क्या आने वाला है, तो उस चेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, और जिस इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जो टोटल सिस्टम में एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी, ठीक है, जो टोटल सिस्टम के अंदर एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी। तो क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी थ्रेशोल्ड से, उसका यूज हुआ क्या करने में, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने में। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो तेजी से निकलेगा, विद मोर वेलोसिटी निकलेगा। ठीक है, अब इसी को अगर इक्वेशन के अंदर देखें तो हम कुछ ऐसे लिख देंगे, ये वाला पॉइंट बता दो, इसी को हम ऐसे लिख देंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हाफ एम स्क्वायर बोलते हैं, राइट। एच म्यू वो एनर्जी है जो तुमने दी बाय रेडिएशन, एच म्यू नॉट वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड थी स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस, और दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी पार्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल्स टू
द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये भी, ओके, गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलो लिख लो इसको। ओके, सो here's the question. The threshold frequency for a metal is 7.0 into 10 to the power 14 second inverse. हर्ट्ज में दी हुई है हमको फ्रीक्वेंसी। Calculate the kinetic energy of electron emitted when the radiation of frequency mu is equals to 1.0 into 10 to the power 15 second inverse hits the metal. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 7.0 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। जो रेडिएशन एक्चुअली डाली गई है सिस्टम के ऊपर दैट इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वी हैड द इक्वेशन h mu naught is equals, sorry, h mu is equals to h mu naught plus half mv square. दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए दी, तो मैं इसे सीधे काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। सॉल्व करेंगे इसे, इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हमारे पास ये आ जाएगा h टाइम्स p माइनस b, कुछ ऐसा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 10 to the power minus 34। क्या इसे बेटर वे में लिखें ताकि हम माइनस करने में इजी हो हमारे लिए, तो इसे चाहे तो हम 10 इंटू 10 टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स लिख लें, बिकॉज ऊपर नीचे इधर दोनों के जो पावर है वो सेम हो जाएंगी, तो हमारे लिए माइनस करना इजी रहेगा। सो दैट इज 10 माइनस 7 इंटू 10 टू पावर 14, कुछ ऐसा, which is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 into 10 minus 7 3 into 10 to the power 14, 6.626 into 3 and 10 to the power minus 34 into 10 to the power 20, and what this will be, 6 is 18 and carry 7 80.1987। Oh, this will be a minus। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर बेटर लिखें तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी आपकी होती है जूल्स के अंदर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, एनी डाउट्स? नहीं?